तो दोस्तों हम लोग जो है छठी शताब्दी को जो है कुछ चैप्टर को जो है इसका वीडियो जो है हम लोग देख लिए हैं छठी शताब्दी का इस चैप्टर का। और कुछ जो है जो कि हम अभी सामने जो है लेके चलेंगे। जैसे कि जो दोस्तों जानते हैं आप कि हम लोग जो है सब्जेक्टिव को पढ़ते हैं, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव को फाइंड करते हैं। अब सब्जेक्टिव को पढ़ने का मतलब मेरा ये है सेंस कि यहाँ से जो है एक भी पॉइंट ना छूटे जिससे कि आपको वहाँ प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि अब जानते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति 0.6 या 0.5 से जब छूटता है तो फिर यही एहसास उस समय जो है ये पछतावा नहीं। देखिए ना होना एक अलग चीज़ होता है, लेकिन एक पछतावा होना ये मतलब आपको जीवन भर जो है परेशान कर देगा, ठीक ना। तो हम ना चाहते हैं कि आप जो है किसी प्रकार से परिस्थिति से गुजरे। तो दोस्तों हम लोग जो है इसके साथ जो है आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्योंकि होता क्या है दोस्तों, शॉर्ट में हम बताएं तो जब यानी कि होता है कि जब समझ यानी कि वक्त रहता है तो समझ नहीं आता है। अब सुने होंगे दोहा को, बहुत अच्छा है और ये रियल भी है। वक्त रहता है तो समझ नहीं आता है, और जब समझ आता है तो वक्त नहीं रहता है। आप मेरे चैनल है, उस चैनल का आप जाकर देख सकते हैं। कभी कभी जो है यही वीडियो आप जाकर सर्च करिएगा तो आपको छठी शताब्दी वाला उसमें मिल जाएगा। NCK स्टडी कुछ नाम से ऐसे है, आप जाकर उस पर देख सकते हैं, सर्च करिएगा उसको। जो कि हम उसको छोड़ दिए थे 2018 में बनाए थे, लेकिन बहुत से होता है ना कि जब चैनल को उतना पता नहीं था कि हाँ होगा, रुपया भी आता है ऐसे वैसे, तो एक चीज़ होता है, थोड़ा उतना जुनून नहीं था, चल रहा था अपना। तो वही होता है कि जब वक्त था मेरे पास, हम सर्च करते थे ना पढ़ाई के लिए 2018 में, तो मुझे मिलता नहीं था। एक वाईफाई स्टडी नाम का था, वो जो है काफ़ी था उस समय, बस इसके अलावा जो है और हम बहुत कम नज़र मिलता था। लेकिन आज देखिए हर जगह है। वही होता है कि वक्त के अनुसार समझ नहीं आता है, जब समझ आता है तो वक्त नहीं आता है। तो खैर वो सब कुछ छोड़िए, वो अलग बात है। पीछे की बात सुनने और सब सोचने की कारण जो आपकी जो है वर्तमान स्थिति खराब हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों बिना देर किए हम लोग टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि हम जो है अब सामने आप देख रहे हैं कि एग्जाम की तैयारी करते हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये जो छठी शताब्दी। तो हम लोग चलते हैं इसको लेकर। देखिए दोस्तों, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इस महाजनपद के 2 भाग थे, है ना। उत्तरी अवंती की राजधानी जो है उज्जैनी। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवंती की राजधानी कहाँ है, तो आप उज्जैनी आराम से मार। देखिए ये क्वेश्चन कितना बड़ा है, आपको ये हम कैसे बोल दिए कि आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो है हाईलाइट किया हुआ है ना, यहाँ पर देखिए उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी है। अगर आप जाकर देखिएगा यही क्वेश्चन बैंक में तो वहाँ भी ये मौजूद होगा। वजह ये है कि ये क्वेश्चन बार बार है ना, बदनाम क्वेश्चन, तो यही एक बदनाम क्वेश्चन है, बार बार आया हुआ है। दक्षिणी अवंती की राजधानी जो है महेशमती थी। गौतम बुद्ध के समय यहाँ का राजा प्रबोध था। बिंबिसार के समय में मगध के साथ जो है प्रबोध के संबंध जो है मैत्रीपूर्ण थे, और प्रबोध के पांडु रोग से ग्रसित हो जाने पर बिंबिसार ने अपने राजवंश जीवा को उसके उपचार हेतु भेजा था। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कभी आपसे पूछा जाता है कि बताइए, है ना। देखिए प्रबोध के पांडु रोग से ग्रसित हो जाने के कारण, प्रबोध के पांडु रोग से ग्रसित हो जाने के कारण जो है बिंबिसार ने अपने राजवंश जीवा को भेजा। देखिए किसके लिए भेजा था, तो गौतम बुद्ध के लिए भेजा गया था, ठीक है ना। बोध जो है पुरोहित जो है महाकात्यायन के जो है प्रभाव से प्रगोत बोध बन गया, ठीक। प्राचीन भारत के पश्चिमोत्तर भाग में 2 महाजनपद थे। ये जनपद थे गंधार और कंबोज। देखिए गंधार जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि अब देखते हैं कि महाभारत में भी आया हुआ है, और इसी गंधार के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। गंधार जो है महाजनपद वर्तमान पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित था। रामायण से देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, रामायण से ज्ञात होता है कि तक्षशिला नगर की स्थापना जो है वह भरत के पुत्र के तक्ष की थी, है ना। देखिए तक्ष की थी। गंधार महाजनपद का दूसरा जो है प्रमुख नगर जो है पुष्पलावती था। क्या था, पुष्पलावती था। ये देखिए होता है क्वेश्चन की काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर बताए थे हम कि गंधार जो है महाजनपद का दूसरा प्रमुख नगर जो है पुष्पलावती था। कौटिल्य, अब देखिए आगे देखते हैं कि ये भी देखिए हाईलाइट किया हुआ है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों हाईलाइट जो रहता है क्वेश्चन, उसको आप काफ़ी ध्यान दीजिएगा, उसको 1-2 बार रिपीट करिएगा। एकदम कहानी के माध्यम से पढ़ना है ताकि कोई प्रेशर नहीं, और जो है आप सटीकता से माइंड में सेट हो जाएगा। देखिए कौटिल्य है ना, कौटिल्य जो है कम्बोजों का वार्ता शास्त्रोपजीवी संघ अर्थात पशुपालन, कृषि, वाणिज्य तथा
शास्त्र द्वारा जीविका चलाने के लिए मतलब चलाने वाला को कहा जाता था। ठीक, अब देखिए प्राचीन समय में कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। आपसे पूछा जाएगा कि प्राचीन समय में जो है कंबोज किसके लिए प्रख्यात था, तो आप कह सकते हैं घोड़ों के लिए विख्यात था या प्रख्यात था। 16 महाजनपद, देखिए दोस्तों ये 16 महाजन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप हल कर लीजिएगा, ये समझ लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए 16 महाजनपद में 4 कौशल, मगध, बतस तथा अवंती जो है अत्यंत शक्तिशाली थे। देखिए इसी चारों का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4 जो है कुछ कौशल आप जानते हैं, मगध, यहाँ पर बतस जो है, उसके बाद अवंती जो है अत्यंत शक्तिशाली थे। 16 महाजनपद में 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा कि अभी उत्तर प्रदेश वर्तमान जो है ये जो है अभी फिलहाल में महाजनपद कितने हैं, तो आप कह सकते हैं इजली 8 है। ये महाजनपद जो है कौन कौन है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए पहला है काशी है, कौशल है, बतस है, मल है, कुरु है, पंचाल है, जो कि पंचाल आप जानते हैं पंचाली जो कि महाभारत में बताया गया वही है पंचाल, कंपिल हम लोग पढ़ते इसकी राजधानी, सूरसेन तथा छेदी। बुद्ध के काल में गंगा घाटी को कई गणराज्यों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। तो ये जो है जो अभी हम बताएं 16 महाजनपद में ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये गणराज्य थे जैसे कि बताया जाता है यहाँ पर कि कपिल वस्तु के, शाक्य यानी कि सुमरिगिरी के, भाग्य और अल्पकप के बुल्ली यानी कि केशपुत्र जो है कलाम यानी कि रामगाम की कोली और कोशी नारा के मल्ल जो है पावा मल्ल और पिपलिबेन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी तथा मिथिला के विदेह। देखिए दोस्तों जो नहीं आने वाला है उतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम लोग उसको स्किप करते आगे बढ़ते हैं। सिक्कों के अध्ययन से जो है न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को देखिए यहाँ पर बताया गया कि सिक्कों उस समय के सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता था, यानी कि न्यूमिस्मेटिक्स ठीक कहा जाता था। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत के प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था, आहत। और कितना बार क्वेश्चन पूछा गया, आहत किसे कहते हैं, व्हाट इज आहत, तो सिक्कों को कहा यानी कोइन को कहा जाता, ठीक कॉइन होता है ना, तो उसी को सिक्कों के यहाँ के बारे में बताया गया कि आहत जो है सिक्के कहा जाता है या जो है 5 मार्क सिक्के कहा जाता है। कि 5 मार्क तो उतना मतलब स्टूडेंट को पता नहीं रहता है, आहत जरूर पता है, लेकिन देखिए वहीं पर याद दिया गया मतलब या तो ये हो सकता है ना। देखिए ये चांदी के बने होते हैं, इनके ऊपर जो है ढप्पा देकर निशान बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें आहत सिक्के का 5 मार्क जो है सिक्के कहा जाता है। ये सिक्के जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल के मध्य प्राप्त होता है। आपसे पूछा जाएगा कि जो आहत सिक्के था वो किस काल तक चला था, तो आप इजली ऐसे कह सकते हैं मौर्य काल जो है 6ठी शताब्दी, सीधा ऐसे बोल सकते हैं कि मौर्य काल के मध्य से प्राप्त होता है। ठीक, देखिए बुद्ध घोष की टीका है यानी कि सुमंगल विलासिनी बज्जी संघ की न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। इससे ज्ञात होता है कि बज्जी संघ में 8 न्यायालय थे। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि बज्जी संघ में कितने न्यायालय थे, तो इजीली आप बता सकते हैं 8 न्यायालय थे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर अगर बात हम करें तो मगध की महत्ता जो है वास्तविक संस्थापक जो है राजा बिंबिसार को माना जाता है। ठीक है, मगध की महत्ता की वास्तविकता संस्थापक जो है वास्तविक जो कि एक होता है ना, देखिए राजा तो बहुत आते हैं लेकिन कम ही राजा को क्यों नाम जो है वहाँ पर बताया जाता है, इसलिए कि वो अच्छा काम किया ना, तो कुछ ऐसा ही। दोस्तों अगर बताइएगा कि मेरा जो है पढ़ाने का तरीका या आपको समझ में आता है नहीं आता है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम लोग जो है आपका इंतज़ार करेंगे, कमेंट पढ़ेंगे, देखेंगे, उसके बाद फिर जवाब हमको देंगे और कोशिश करेंगे सही करने का जो कमी रह गई हो। देखिए बताया गया कि मगध की महत्ता जो वास्तविक संस्थापक जो है राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492। देखिए 544 से 492 पहले हम लोग इसको भी सुनते थे तो बड़ा अजीब लगता था कि आखिर ये 544 से 492 कैसे जा सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि ईसा लगा हुआ है ना, ईसा पूर्व। तब देखिए ईसा पूर्व से बैक जो है ना वो वर्ष चलता था, ठीक है, उसको फिर 0 पर लाने के लिए ऐसा किया गया, इसलिए ईसा पूर्व होता है। मतलब एक हम जनरल रूप से समझाने का जो है कोशिश किए। ठीक, अब देखिए इसी को क्या कहा जाता है, एडी कहा जाता है, इसको बीसी कहते हैं। ठीक, अब देखिए 544 से 492 ईसा पूर्व था और यह हर्यक वंश से संबंधित था। आपसे पूछा जाएगा कि बिंबिसार जो है किस वंश से जो है संबंधित है, तो आप कह सकते हैं इजली हर्यक वंश। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको यकीन ना हो तो आप जाकर क्वेश्चन भी
जाकर ट्रैक कर सकते हैं। जिन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणी कहा गया है, महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में मगध नरेश बना था और सर्वप्रथम इसने प्रमुख राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति सुदृढ़ की थी। इसने जो लिच्छवी गणराज्य की शासक चेटक की पुत्री चलना मतलब छलना कहा जाता था, ऐसे नाम उसको दे दिया गया, के साथ जो है विवाह कर मगध की उत्तरी सीमा सुरक्षित किया और दूसरी प्रमुख वैवाहिक संबंध कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन यानी कि महाकोशला के साथ किया। इस वैवाहिक संबंध से उसे काशी प्राप्त हुआ अथवा उसके जो है कुछ ग्राम अथवा है ना ग्राम प्राप्त हुआ और अन्य प्रमुख वैवाहिक संबंध जो है मध्य प्रदेश के राजकुमारी क्षेमास किए। दोस्तों ये जो है पूरा हम लोग पढ़े हैं। आप देखो क्वेश्चन किस प्रकार से, जैसे कितना हम लोग पढ़ लिए। अब देखिए इसी में से आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि बिंबिसार जो है किस वंश से संबंधित था। ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम इतना पढ़ लिए हैं स्पीड में और हम जो है क्वेश्चन को आप लोग को देते हैं। अगर पढ़ लिए हैं तो ज़रूर जवाब दीजिएगा। दूसरा है कि यानी कि बिंबिसार जो था वह लगभग कितना ईस्वी से कितना ईस्वी तक जो है वो अपना शासन किया था। दूसरा बताइएगा दोस्तों, यहाँ जो है कि जैन साहित्य में बिंबिसार को क्या कहा गया था। और एक और क्वेश्चन हम देते हैं कि आपको बताना है कि यानी कि लिच्छवी गणराज्य शासक के चेटक की पुत्री जो था वह चलना का दूसरा नाम क्या था। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल जो है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।